हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण और आज हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स देखने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डेराइव्ड यूनिट्स कैसे लिखा जाता है, कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस की बात की थी। आज हम लोग उसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एरिया लेते हैं, है ना? अब देखो, मुझे एरिया लिखना है और मैंने रेक्टेंगल का एरिया लिखा L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। सर्कल का एरिया लिखा मैंने पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का लिखा मैंने 4 पाई आर स्क्वायर। इन सब में एक बात कॉमन है, यहां देखो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, यानी लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। पाई एक नंबर है और यहाँ रेडियस का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर। 4 पाई यहाँ नंबर है लेकिन यहाँ रेडियस का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर। यानी एरिया किसी भी बॉडी का ले लें, होगा क्या, वो लेंथ का स्क्वायर होगा, है ना। सो हमें यहां देखने को क्या मिला कि एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है। सो एरिया इज लेंथ स्क्वायर। अगर मैं इसका यूनिट लिखने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, लेंथ का यूनिट मीटर और उसका स्क्वायर हो गया मीटर का स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम ले लूं तो तुम क्या देखते हो, वॉल्यूम कैसे भी वॉल्यूम ले लो। अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेते हो तो L इंटू बी इंटू एच लिखते हो, सो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। अगर तुम स्फेयर का वॉल्यूम लिखते हो तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हो। अगर सिलेंडर का लिखते हो तो तुम लिखते हो पाई आर स्क्वायर इंटू एच लिखते हो। इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सब के सब क्या है, लेंथ के पावर 3 है, लेंथ क्यूब्ड है ना। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ये नंबर है रेडियस का क्यूब यानी लेंथ क्यूब, स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट यानी लेंथ स्क्वायर इंटू लेंथ यानी लेंथ क्यूब। यानी वॉल्यूम कैसा भी होगा, क्या होगा, लेंथ का पावर 3 होगा, लेंथ क्यूब डी होगा। इसलिए इसका जो हम लोग एसआई यूनिट लिखेंगे क्या होगा, मीटर का क्यूब होगा, है ना। अब देखो, अगर मैंने डेंसिटी चुन लिया तो डेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। मैं जानबूझ करके यहां पहले डेफिनेशन लिखता हूं। डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम लोग पिछले लेक्चर में ये सब देखे थे कि कैसे इस सब का लिखा जाता है। तो यहां पर दो टर्म आ गया, दो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गया, एक हो गया मास और दूसरा हो गया वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम वाले में क्या लगा हुआ है, पर यूनिट लगा हुआ है। तो मैं यहां पर डेंसिटी का क्या लिख सकता हूं, ये होगा मास बाय वॉल्यूम। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जिसमें पर यूनिट लग जाए उसको डिनोमिनेटर में कर लेना। तो डेंसिटी का हो गया मास बाय वॉल्यूम। सो मास का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक टर्म है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, ये होता है वॉल्यूम अपॉन मास। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब अपॉन मास का हो गया किलोग्राम। तो ये हो गया मीटर क्यूब पर किलोग्राम, है ना। अब चलो हम लोग चलते हैं कि डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। अब इसके क्या यूनिट होंगे, तो गौर करके देखो। अगर कोई पार्टिकल यहां पर इस ए पॉइंट से यहां पर इस बी पॉइंट तक आ रहा है और वो इस रास्ते से आया, तो जिस पाथ को उसने फॉलो किया उस पाथ का जो लेंथ होगा उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस एक लेंथ हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट असल में इस ए पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो एक वेक्टर होगा वो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। अभी हम उसके बेसिक डेफिनेशन में नहीं जाते हैं। तो ये भी एक तरह से लेंथ ही है। सो अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है। इसीलिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों के यूनिट क्या होंगे, मीटर होंगे, है ना। अब देखो, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों के यूनिट सेम है। असल में यूनिट देख के हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि क्वांटिटी हमारा स्केलर है या वेक्टर है। क्वांटिटी स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। मतलब हम क्वांटिटी के नेचर को
आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं उसके यूनिट को देख करके। आओ कुछ और हम लोग फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट करें। हम लोग एक क्वांटिटी लेते हैं स्पीड, और एक ओवरऑल डेफिनेशन जो हमें स्पीड के बारे में पता है वो क्या है, इट इज डिस्टेंस बाय टाइम। अभी हम लोग इसके फाइन डेफिनेशंस पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि जितना से यूनिट निकल जाएगा वैसा ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर बाय सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन इसको लिखते वक्त एक बात का ख्याल रखना है, जैसे मैंने मीटर ऐसे लिखा, मीटर सेकेंड और ऐसे लिखा, इसमें इसके मीनिंग बदल जा रहे हैं। यहां पर इसका मीनिंग हो गया मिली सेकेंड। अगर हमने बीच में स्पेस नहीं दिया ना तो ये इस सेकेंड का प्रीफिक्स हो जाता है, मिली सेकेंड हो गया, और ये स्पेस दे दिया बीच में यहां, है ना, तो ये हो गया मीटर सेकेंड। उसी तरह से बीच में स्पेस होना चाहिए। अब देखो यहां पर वेलोसिटी का अगर हम लोगों ने निकाला तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो ये भी हो गया मीटर पर सेकेंड। अभी मैं यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं एक मोमेंटम। तो मोमेंटम हम लोग डिफाइन करते हैं पी से, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो मास इनटू वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, तो मास का यूनिट हो गया किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैंने एक क्वांटिटी लिया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। फॉर्मूलेट कैसे करते हैं, बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो अब ध्यान दो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, और ये मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट लिखेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बराबर होगा, यानी ये वेलोसिटी के यूनिट के बराबर होगा, यानी मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल का यूनिट क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा टाइम के यूनिट के बराबर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट। अभी देखो हम लोग यहां पर एक क्वांटिटी लेते हैं फोर्स। अब इस फोर्स का यूनिट हम लोग कैसे लिख पाएंगे, फोर्स को मैं यहां दो डिफिनेशन से लिखता हूं। एक डिफिनेशन में लेता हूं फोर्स का कि F इक्वल्स ma। अगर मैं यहां से लिखूं तो मास का क्या हो जाएगा किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा मैं फॉर्मूला यूज करता हूं फोर्स के लिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये तुमने पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो अगर मैं इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर लिख रहा हूं तो इसका क्या होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम का वही यूनिट होगा जो मोमेंटम का यूनिट है, और मोमेंटम का यूनिट कितना आया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो मैं लिखूंगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ये क्या है टाइम इंटरवल, तो उसका वही यूनिट जो टाइम का यानी सेकेंड, और इसको अगर तुम लिखोगे तो क्या हो गया ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब गौर करो, चाहे तुम ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये, यूनिट सेम आएगा, बेस यूनिट सेम आया है ना। इसी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कह लेते हैं, है ना। और अगर सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे, एब्रिविएट करोगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन। ये एक ट्रेंड है, हम यूज कर सकते हैं कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का जो बेस यूनिट होते हैं उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कोई एक, क्योंकि बेस यूनिट में बहुत सारे यूनिट आ जाते हैं, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल यूनिट फॉर्म में। और उसके लिए हम लोग जनरली सेलेक्ट करते हैं कोई ऐसे साइंटिस्ट को जिन्होंने उस पे काम किया है, उस फिजिकल क्वांटिटी पे। जैसे फोर्स पे न्यूटन ने काम किया है, तो न्यूटन को ऑनर करते हुए इसका नाम न्यूटन हो गया। अभी मैं यहां पर फोर्स से लेकर के बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को कोरिलेट कर सकता हूं जिसमें फोर्स इन्वॉल्व है। जैसे मैं यहां पर बात करूं एक क्वांटिटी इम्पल्स की, तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं, ये होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, है ना। दूसरा एक क्वांटिटी मैं ले रहा हूं यहां पर वर्क।
वर्क क्या होता है? ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तुमने पढ़ा होगा एफएस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई फाइन डेफिनेशंस नहीं, शटल डेफिनेशंस नहीं यूज कर रहा हूं, मैं एक ब्लंट डेफिनेशन, ओवरऑल डेफिनेशन, जिससे कि हमारा यूनिट बड़े आराम से निकल जाए, वही यूज करने वाला हूं। अभी मैंने एक ले लिया यहां पर प्रेशर या स्ट्रेस, दोनों का एक ही जैसा होता है, तो इसको मैंने लिखा क्या? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर या स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। और एक मैंने लिया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। और भी क्वांटिटीज हम लोग को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये चार हम लोग यहां पर देखेंगे जिसमें फोर्स इन्वॉल्व है। अब देखो यहां पर वन बाय वन, मैंने इंपल्स लिया, तो इंपल्स का अगर हमें यूनिट लिखना है तो मैं कह रहा हूं आई बराबर क्या है? एफ डेल्टा टी। अब ध्यान से देखना, तो सबसे पहले अगर मैं इसका यूनिट बेस के टर्म में लिखूं तो मैं फोर्स के लिए क्या यूज करूंगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम इंटरवल का सेकंड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। दूसरा यूनिट मैं लिखना चाह रहा हूं डायरेक्ट, फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, तो मैं इसे न्यूटन सेकंड लिख रहा हूं। अब देखो, बेस का भी यूनिट लिखा जा सकता है और ये भी, लेकिन इसमें क्वांटिटी का फील आ जाता है। क्या फील आने का मतलब? न्यूटन स्टैंड्स फॉर फोर्स, सेकंड स्टैंड्स फॉर टाइम, यानी ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, यानी इंपल्स हो गया। अब देखो, जैसे मैंने यहां लिखा वर्क, तो वर्क का क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखना क्या है, तो बेस के टर्म में अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर, ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मैं दूसरा यूनिट अगर लिखना चाहूं तो फोर्स के जगह पर क्या लिखूंगा? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर मीटर, यानी न्यूटन मीटर। और इसी को हम लोगों ने नाम चुना कैसे? जूल, है ना, साइंटिस्ट के नाम पर। ये हो गया कैपिटल जे से, एब्रिविएट करेंगे। अब देखो यहां पर जैसे मैंने लिया प्रेशर, है ना, तो प्रेशर का क्या है कि P इक्वल्स एफ बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, है ना। ओवरऑल डिफिनीशन है, शटल डिफिनीशन में नहीं जाते हैं, या स्ट्रेस चुनते हैं, है ना, दोनों का तो एक ही आएगा। तो इसके लिए क्या यूनिट होगा? बेस यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और दूसरा यूनिट अगर मैं सेलेक्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मैं एक और यूनिट इसमें सेलेक्ट कर देता हूं, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग लिखते हैं पास्कल, है ना। पूरा नाम लिखूं तो मैं लिखूंगा पास्कल, और एब्रिविएशन में कैपिटल पी स्मॉल ए। ये ट्रेंड है कि अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर लिखा जाए और अगर सिंगल लेटर से एब्रिविएट करेंगे हम लोग तो कैपिटल लेटर से, और अगर डबल लेटर से एब्रिविएट करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल यूज करते हैं। चलो, और हमारा एक था सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? फोर्स अपॉन लेंथ। तो अगर मैं बेस के टर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यूनिट। और अगर मैंने दूसरा तरीका अपनाया कि फोर्स के लिए न्यूटन और लेंथ के लिए मीटर लिखा तो क्या हो गया? ये न्यूटन पर मीटर, है ना। तो ये भी सही है, लेकिन इसमें ज्यादा फील आता है ना, क्वांटिटी का नेचर, क्वांटिटी एक्सप्लेन हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिखा पावर, एनर्जी। अब एनर्जी का क्या यूनिट लें?
कोई एक सेलेक्ट पहले करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जानते हैं हम लोग क्या होता है, हाफ mv²। अब देखो इसका अगर यूनिट लिखना है तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूं, देखो ध्यान से, हाफ नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, मास, मास का क्या हो गया किलोग्राम, और v स्पीड है, सो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कर दे तो हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। सो इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हम लोग जानते हैं ये क्या है, जूल है ना, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल हो जाता है। सो एनी काइंड ऑफ एनर्जी इन फैक्ट इट इज जूल, है ना। तुम किसी भी रूप का एनर्जी ले लो, किसी भी फॉर्म का एनर्जी ले लो, सबके यूनिट क्या होंगे, जूल होंगे एसआई में। वैसे प्रैक्टिकल यूनिट्स अलग अलग रेल्म में अलग अलग हो जाता है ना। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चले जाए, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, वहां पर हम लोग जूल में नहीं लिखते हैं, वहां पर हम लोग एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग यूज करते हैं। आओ अब यहां पर मैं लिख रहा हूं पावर का, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऐसे हम लोग ओवरऑल डिफाइन कर लेते हैं। तो भाई वर्क का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय सेकंड, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, है ना, ये यूनिट हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, वर्क के जगह न्यूटन मीटर बाय सेकंड, है ना, वर्क के जगह न्यूटन मीटर और यहाँ पर सेकंड, तो ये हो गया न्यूटन मीटर पर सेकंड। और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाता है जूल बाय सेकंड, यानी जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है वॉट, है ना, एब्रिविएशन में कैपिटल W से। तो अगर मैं यहां पर इस दोनों को ज्यादा प्रेफर करता हूं लिखते वक्त, कि जूल पर सेकंड से भी पावर आइडेंटिफाई हो जाता है, और वॉट कहने से तो सीधे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये पावर है। पावर का एक और फॉर्मूला होता है P इक्वल्स F इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहां से भी अगर देखोगे तो यही सब यूनिट आएगा, ये तो डायरेक्ट आ रहा है ना, न्यूटन फोर्स के लिए और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। अब देखो इसी से एक और एसोसिएटेड क्वांटिटी है जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का क्या यूनिट हम लोग लिखेंगे, अभी हम लोग वही फिजिकल क्वांटिटीज लगातार चुन रहे हैं जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लगभग पहले से देखते आ रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने इसे पहले से देखा है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहले मैं इसका डिफिनीशन लिखूंगा और फिर फॉर्मूला यूज करूंगा, तब यूनिट निकालूंगा। तो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, मोटे तौर पर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो तीन फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हुआ, एनर्जी, टाइम और एरिया। तो मैं यहां पर इंटेंसिटी को क्या लिख सकता हूं, इंटेंसिटी बराबर होगा एनर्जी बाय, यहां पर क्या आया डिनोमिनेटर में टाइम, क्योंकि पर यूनिट लगा हुआ है, और पर यूनिट एरिया में भी लगा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एरिया। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। अब इसके यूनिट लिखना कौन सी बड़ी बात, एनर्जी का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय सेकंड इनटू एरिया, यानी मीटर स्क्वायर। तो यहां पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये हो गया किलोग्राम पर सेकंड क्यूब। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनर्जी का लिख सकते हैं न्यूटन मीटर बाय टाइम का सेकंड और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। और यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, एनर्जी का लिखेंगे जूल बाय टाइम का लिखेंगे सेकंड और इसका एरिया का लिखेंगे मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और क्या यूनिट यूज कर सकते हैं हम लोग, यहां देखो जूल बाय सेकंड, एनर्जी बाय टाइम पावर हो गया, तो ये हो गया वॉट बाय मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन हम लोग यूनिट लिखते वक्त सबसे ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं, ये सबको कम प्रेफर करेंगे, है ना।
क्योंकि ऐसा कहने से वॉट यानी पावर बाय एरिया, असल में इंटेंसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, एनर्जी बाय टाइम क्या हो गया, पावर और बाय एरिया, है ना। तो इंटेंसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया, है ना। तो इससे ये डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये इंटेंसिटी का यूनिट है ना। अभी देखो डिफिनिशंस के कुछ फायदे होते हैं, है ना। अभी जैसे मैं एक फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं जिससे तुमने नहीं देखा होगा या सुना होगा ज्यादातर उसके बारे में। क्या है वो क्वांटिटी, इट इज सोलर कांस्टेंट। अब मैं अगर इसे डिफाइन करूं तो इसका एक ओवरऑल डिफिनीशन ये है, सोलर एनर्जी इंसिडेंट at a point on a surface of a planet per unit time per unit area, है ना। तो अगर मैं सोलर कांस्टेंट को फॉर्मुलेट करना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, सोलर कांस्टेंट क्या है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी यहां पर इन्वॉल्व हुआ है, एक सोलर एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है और कुछ बीच में लिखा हुआ है, फिर पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट एरिया है। लेकिन इतना याद रहे कि टाइम और एरिया में पर यूनिट लग गया है। तो अगर मैं सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा सोलर एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, है ना। अब देखो इससे अगर हम लोग इसका यूनिट लिखें तो सोलर एनर्जी का यूनिट हो गया जूल बाय, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और जूल बाय सेकंड वाट हो गया, तो ये वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। अगर गौर करके देखोगे तो सोलर कांस्टेंट बेसिकली है क्या, ये एक इंटेंसिटी है ना। अभी देखो जैसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, है ना। अब इसका क्या यूनिट होगा, तो ये असल में लेंथ इन्वॉल्व है इसमें, है ना। वेवलेंथ तुम जानते हो, एक वेव के लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, है ना। अब हम शटल डिफिनिशंस में अभी नहीं जा रहे हैं, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। अब टाइम पीरियड आ गया, अब टाइम पीरियड नाम से ही क्लियर हो गया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी ये तुमने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड या इन 1 टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी का क्या आता था, 1 बाई टाइम पीरियड, है ना। तो अगर ये 1 बाई टाइम पीरियड आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। और इसी सेकेंड इनवर्स को यहां पर हम लोग हर्ट्ज कह देते हैं, है ना। अगर पूरा नाम लिखना है तो ये है HERTZ, हर्ट, और उसका एब्रिविएशन क्या है, HZ। देखो कैपिटल लेटर फिर स्मॉल लेटर। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ओवरऑल सिलेक्ट किया है जिनके बारे में हमें पता है। सिर्फ एक आध मैंने जैसे सोलर कांस्टेंट सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये रिजेंबल कर रहा है इससे, है ना। तो हमें डेफिनेशन अगर याद रहता है तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब है कि पूरे फिजिक्स में तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मैंने उन्हें बिल्कुल सिलेक्ट नहीं किया, है ना। तो क्या मैं उनके यूनिट नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर तुमको डिफिनीशंस पता हो तो फिजिक्स पढ़ोगे जब, तब तो तुम्हें सारे डिफिनीशंस पता रहेंगे, तो उनके यूनिट लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, है ना। इस लेक्चर में हम लोग इतना